और हम तो अपने क्लास में कहा करते हैं बच्चियों को, अक्सर कहा करते हैं कि अगर तुम आजादी पाना चाहते हो तो नौकरी ले लो, वरना उस चार दीवारी के अंदर गुलामी खटना पड़ेगा। बाबूजी 50 लाख तिलक दे देंगे, फिर भी बर्तन ही मंजना है। नौकरी ले लोगे ना तो कम से कम लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, रोज आवागमन, मतलब खुली हवा का आप आनंद ले सकते हैं। ऐसे आप चार दीवारियों का ही हवा ले सकते हैं। इसलिए लड़की तभी आजादी महसूस करेगी जब उसको नौकरी मिल जाता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि लड़कियां आगे आओ, गुलामी खटने का समय गया। नमस्कार, हम ठहरे दीपक सर। नवादा के वीआईपी कॉलोनी वाला यादव चौक जो है, उस पर लल्लन टॉप अंदाज पर जीके जिस पढ़ाते हैं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं वैदिक सभ्यता की जानकारी। जनाब, वैदिक सभ्यता क्यों लेकर के आए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अच्छा, आपने इससे पहले सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, उसी का नाम है। तो ये सिंधु सभ्यता में आधुनिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो सारे के सारे खत्म हो गए। मतलब स्नानागार था, स्विमिंग पूल था, 33 मीटर की चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, लोग अन्नागार था, अन्न रखने का एक जगह था, मोती बनाने वाले कारखाने थे, मतलब कई सारे चीज थे, मतलब आधुनिक सुख सुविधाओं से लेस थे। लेकिन वो सारे लोग कहां चले गए अचानक? वो सारे घर, वो सारे दीवारें कहां चली गई, कहां विलीन हो गई? क्या भविष्य में भी ऐसा होगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करेंगे। और उसके बाद जब सिंधु सभ्यता का दौर खत्म हुआ, तब आर्य हमारे भारत आए। जब आर्य भारत आए तो आर्यवर्त कहला गया। आर्यों के रहने की जगह को ही हम लोग आर्यवर्त बोलते हैं। अब उस आर्य के आने के बाद एक नई सभ्यता उत्पन्न ले ली, उसका नाम था वैदिक सभ्यता, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। अवधि के आधार पर आप उसके दो भाग में बांट सकते हैं। उसमें कई सारे अवतार लिए गए, जैन धर्म भी आए, बौद्ध धर्म भी आए, बहुत सारी चीजें हुई, वो सबके सब चले गए। तो क्या हम लोग पृथ्वी पर अपनी स्थिति बना के रहेंगे? जिस दीवारों में आप टाइल्स लगा रहे हैं किसी दूसरे के पैसों से, सॉरी मतलब उस पैसों से जो उसका हक था, आपने छीन लिया। तो अगर उस तरीके के काम कर करके आप अपने घर को चमका रहे हैं, क्या वह घर स्थिर रहेगा या एक दिन वो टूट जाएगा? तो जनाब, इसके लिए हम वैदिक सभ्यता लेकर के आए हैं। जब आप वेद से कनेक्ट होइएगा, जब आप अपने धर्म से कनेक्ट होइएगा, तो कहानी क्या रहेगा कि आपके अंदर एक बेहतर कर्म फल की गुणवत्ता उत्पन्न होगी। और इसके लिए आपको कब उत्पन्न होगी? जब आप दीपक सर से पढ़िएगा। आइए समझाते हैं आपको वैदिक सभ्यता क्या है। तो वैदिक सभ्यता को समय के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। एक जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला, 500 साल का, और एक 1000 से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व तक चला उसको। तो 1500 से लेकर के जो 1000 ईसा पूर्व तक चला, हमने उसको क्या बोल दिया? हमने उसको बोल दिया ऋग्वेद। और 1000 से जो 600 ईस्वी तक चला, उसको हमने बोल दिया उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता, हर लाइन के बाद जोड़ा है सभ्यता। ये सभ्यता क्या है? सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता जो एक सुसज्जित, एक अनुशासित ढंग से अपने समाज का निर्वहन करता है, उसे ही सभ्यता करते हैं। एक नियमबद्ध तरीके से जीवनचर्या जीता है, हम उसको सभ्यता बोलते हैं। तो यहां पे सभ्यता शब्द का मतलब यही हुआ कि दोनों की अलग अलग कुछ कुछ सभ्यताएं थी। तो ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, जो काल चला वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और ये चला 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ये जो काल चला इसको बोलते हैं अब समय के आधार पर। अब ऋग्वैदिक सभ्यता में हम सिर्फ और सिर्फ एक वेद पढ़ते हैं, उसका नाम है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक सभ्यता में हम 3 वेदों को पढ़ते हैं, एक यजुर्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा अथर्ववेद। इस 3 वेद को पढ़ना होता है। तो 3 वेद उत्तर वैदिक काल में और एक वेद ऋग्वैदिक काल में। इसका मतलब कुल वेदों की संख्या 4। आइए, तो ऋग्वैदिक काल में हमको पढ़ना है 1 वेद, उत्तर वैदिक काल में पढ़ना है 3 वेद। अब ऐसा कहा जाता है, पीपीटी में हमने बना लिया है, कि लोगों का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य का आक्रमण हुआ था। आर्य का आक्रमण हुआ था मतलब इस शासन में आर्य आए थे,
आर्य आए थे और आ करके पहली बार वेद का अनुसरण किया था और वेद को पढ़ा था। भैया अनुसरण किया था मतलब पालन किया था, उसको पढ़ा था, ये नहीं कि वेद का निर्माण किया था। वेद का निर्माण तो वेद व्यास ने किया है। तो वेद को निर्माण तो अपुरुष है। वेद व्यास भी बोलते हमने नहीं वेद का निर्माण नहीं किया है, वेद तो मुझे मिला है। अब कहां से मिला राम जाने। वेद का निर्माण अभी भी परिपूर्ण रूप से पता नहीं है कि वेद का वास्तविक निर्माण करता कौन है। संकलन किया उन्होंने, देखिए कहीं भी लिखा होता है तो वेद का संकलन करता है। कहती हमको कहीं कहीं रूप से मिल रहा था, बस हमने उसको संकलित किया, एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन वेद का निर्माण अभी तक स्पष्ट भाषा में नहीं दिखा गया है। तो आइए समझते हैं। कहते हैं क्या, आर्य के आगमन के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। और अलग अलग मत क्या है? देखिए जनाब, जो पढ़ा रहे हैं ना, ये आपका जो भी अभी एग्जाम आने वाला है, जो बिहार पुलिस हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, या फिर एडीओ हो जाए, या फिर आपका बिहार एसएससी हो जाए, जिस लेवल का एग्जाम है, वैदिक सभ्यता में जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा, गारंटी, वादा है। तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, 20 मिनट में पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर्य के आगमन के बारे में इतिहासकार का अलग अलग भेद है, कि मतलब मतभेद है कि आर्य कहां से आए। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, कुछ लोग कहते नहीं आर्य सिंधु सभ्यता से, कुछ लोग कहते हैं आर्य यमन से आए। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग भेद दिया है। देखिए ये एक इतिहासकार है जो कहते हैं, एक इतिहासकार का कॉलम बना लीजिएगा और उनका मत क्या कहता है। मैक्स मुलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि उत्तर पूर्व से आए थे। मतलब उत्तर पूर्व क्या, ये अपना जो भारत है, ये अपना जो भारत है, ये अपना जो भारत है, तो इस भारत में ये उत्तर पूर्व का एरिया होता है। तो इसी उत्तर पूर्व के एरिया में मध्य चाइना भी आते हैं ना, चाइना तिब्बत जो भी आते हैं, तो इसी एरिया में से कहा जाता है। कि बाल गंगाधर तिलक का कहना है क्या, कि ये उत्तर पूर्व से आए थे। सर विलियम जोन्स का कहना है कि ये यूरोप से आए थे, और दयाराम साहनी का भी कहना है कि यूरोप से आए थे। जनाब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम हट जाएंगे, लिख लीजिएगा, और ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट वे में पूछ लेता है कि किसने कहा था कि कहां से आया है यार, ठीक है, समझिएगा। दयानंद सरस्वती का कहना है कि तिब्बत से आए हैं। गॉर्डन चाइल्ड का कहना है दक्षिण रूस से आए हैं। पेनका का कहना है कि जर्मनी से आए हैं। पंडित गंगानाथ का कहना है ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। एचडी कला का कहना है कि कश्मीर से आए हैं। के साबरिया का कहना है हिमालय से आए हैं। और संपूर्णानंद अभिनंदन घोष का कहना है कि सप्त सैंधव से आए हैं। ये सप्त सैंधव क्या है भैया? 7 नदियों के संगम को सप्त सैंधव कहते हैं। देखिए लिखा भी गया है, क्या क्या है, तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, गोदावरी है, सिंधु है और कावेरी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से इन 7 नदियों के संगम को ही हम लोग बोलते हैं सप्त सैंधव। ये कहना किनका था? सप्त सैंधव प्रदेश से कौन आया था भैया? मतलब नदियों के किनारे, तो संपूर्णानंद अविनाश घोष ने कहा था। अब एक बात तो स्पष्ट है भाई, अगर हम मानव हैं, जीवन जीने के लिए मुझे पानी का तो सहारा चाहिए ही। तो मैं नदी के किनारे, तो स्पष्ट है जितने भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे मोहनजोदारो हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे चनहुद्रो हो, चाहे अलग अलग लोथल हो, कोई भी है, आप जो भी सभ्यता का खोज किया गया है, इतिहासकार ने नदियों के किनारे खोजने का कोशिश किया है। क्योंकि अगर मनुष्य का साक्ष्य ढूंढना चाहते हैं तो नदी के किनारे आराम से मिल जाएगा। पहाड़ पे मनुष्य रहे ना रहे, लेकिन नदी के किनारे उसको पानी की आवश्यकता है, तो कुछ ना कुछ गिर जाएगा जल उठाते समय। अगर कहीं दूर दराज में भी है तो पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितने भी चीजों का खोज किया गया है वो प्रायः नदियों के किनारे ही चीजें की खोज की गई है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं कि आर्य कहां से आए। जर्मनी और मैक्स मुलर वाला जो पॉइंट्स है, मध्य एशिया से जो मैक्स मुलर का है ये थोड़ा वीवीआई था, और एक जर्मनी से जो पेनका जी कहा है, ये दोनों थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को आप एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और उसको स्क्रीनशॉट मारने के बाद एक बढ़िया से बाद में पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, याद भी कर लीजिएगा, समझिएगा। अब कहानी क्या है यहां से? कहानी एक और है कि रावी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था, ठीक है। रावी नदी के तट पर एक बार युद्ध हुआ था। अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में बता रहे हैं, समझिएगा। रावी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ, जिसमें एक जन के राजा का नाम सुदास था। जन का मतलब नहीं समझ पाए जनाब, जन का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो जिला है आज वही जन हो उस समय। आज जो महाजनपद है, आज जो पुराने जमाने में जो महाजनपद कहलाता है,
और आज हमारा राज्य कहलाता है। तो जन का मतलब एक जिला समझिएगा, ठीक है। तो वहां पर यही बताया जा रहा है कि जिनमें एक जन के राजा मतलब एक जिला के राजा का नाम क्या था, सुदास था। उनके पुरोहित का नाम क्या था, वशिष्ठ मुनि। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। एक जन था, उसके जन का नाम क्या था बुआ, उसके जन का नाम था भरत, कहीं लिखा हुआ है। वही दूसरी ओर 10 जन, एक जन नहीं 10 जन मतलब 10 जिला, इधर एक जन मतलब एक जिला का मालिक थे सुदास, और उधर 10 जिला मतलब 10 गो जिला एक साथ, और उधर एक जिला एक साथ आपस में लड़ेगा। तो पूछता है कि राजा सुदास के पुरोहित कौन थे, तो वशिष्ठ मुनि। और जो दूसरी ओर युद्ध हो रहा था उसके राजा उसके कौन थे, पुरोहित, तो उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। तो जो 10 जन था उसके पुरोहित थे विश्वामित्र, और एक जन जो था जिसके राजा सुदास थे, जो राजा सुदास थे उनके पुरोहित थे क्या बाबू, वशिष्ठ मुनि। दोनों के बीच में रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। उस समय रावी नदी का नाम जो ऋग्वैदिक काल में बोला जाता था परुष्णी नदी, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की जो कुछ कुछ नदियां थी वो कुछ कुछ नदियां हैं, मैं उसको एक बार भी दे देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट मार लेना। देखो ये चीज है प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम है ऋग्वैदिक काल के, और अब इसके ये आधुनिक नाम है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, तो भैया बीतेगा ना तब झेलोगे। तो इससे एक चीज याद हो गया, बिपाशा पर हमेशा व्यास मुनि का ध्यान रहता था। परस दो घर में रावा को, सदा निरा हमेशा ठंडक देता है। कुब्र को, तो कुब्र यहां पर होना चाहिए, कुब्र का कुर्रम होता है, शत्रुद्री का सतलज होता है, सुषोमा संग सोहन बाराती चलेंगे, सरस्वती मैया घग्घर होती है, कितनों पढ़ोगे भूला ही जाओगे। सिंधु का तो सिंध ही होता है, अस्सी कनी का चिनाब, अस्सी कनी का चिनाब, गोमल का गोमती, दक्षिण गंगा, देखिए की जहां पर की आया मतलब कावेरी, तो दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा का नाम देंगे तो गोदावरी। इस प्रकार से ये प्राचीन नाम थे और इस प्रकार से ये आधुनिक नाम है। तो ऋग्वैदिक काल के कुछ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को आप इस प्रकार से एक चीज की आप इसको ना लिख सकते हैं, ठीक है। बता रहे थे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो कहानी बता रहे थे कि रावी नदी, जिसको प्राचीन इतिहास में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। एक तरफ एक जिला के राजा थे, एक जन के राजा थे सुदास, उनके गुरुजी थे वशिष्ठ मुनि, और एक 10 जिला था, उसके राजा का नाम था, उसको ये दशराज युद्ध कहते हैं। तो उनके जो राजा थे विश्वामित्र थे। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा सुदास जीत गए, अकेले होने के बावजूद वो जीत गए, और उन जिस जन से आते थे, जिस जिला से आते थे, उस जिला का नाम था भरत। तो उस 10 जिला को मिला करके और अपना जिला मिला करके कुल 11 जिला हुआ। उसी 11 जिला को जाकर के हम लोगों ने कह दिया क्या हुआ, भारत। भरत जन से धीरे धीरे क्या हो गया, भारत हो गया। एनसीईआरटी इसी को प्रमाणिक मानता है, जो हमने भी स्टोरी सुनाया, जो हमने भी स्टोरी बताया है ऋग्वैदिक काल में लिखित साक्ष्य, इसलिए इसको प्रमाणिक है। तो भारत का नाम भरत मुनि पर, भरत जन जिला के आधार पे पड़ गया। वही जो 11 हुआ वही धीरे धीरे विस्तार हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, 16 महाजनपद हो गए। धीरे धीरे 16 महाजनपद से आज 28 राज्य हो गए। तो यही धीरे धीरे विस्तार हुआ, ठीक है। एक राजा का दायित्व क्या होता है भैया, तो राजा का 2 काम होता है। एक काम को बोलते हैं क्या हुआ, गुरोप्ता, और दूसरे काम को बोलते हैं पूरा भेता। तो गुरोप्ता का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला। अब पूरा भेता का मतलब क्या होता है, जो किला को भेद सकता है, जिसमें वो क्षमता हो युद्ध लड़ने का, जिसमें क्षमते न युद्ध लड़ने का, अपने कुपोषण से शिकार है, वो का हमरा राजा करेगा और हमरा क्या रक्षा करेगा। इसलिए राजा का 2 काम होता है, एक तो रक्षा करना और दूसरा विकास का भी कार्य करना, दूसरा या फिर दुर्ग को भेदने वाला, जो दुर्ग को भेद सकता है, बड़े बड़े किला को भेद सकता है। तो ये बात है। आइए समझते हैं। राजा साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 विभाग की स्थापना किए थे। एक विभाग का नाम था सभा, दूसरा का समिति और तीसरा का विदर्भ। वैदिक सभ्यता में राजा ने 3 विभाग की स्थापना किया था। एक का नाम था सभा, दूसरा का नाम समिति और तीसरा का नाम विदर्भ। सभा में कौन कौन लोग बैठते थे, तो कुलीन वर्ग के लोग और महिला भाग लेती थी। जैसे आज के नहीं है लोकसभा और राज्यसभा, वही समय उस समय सभा चलता था। मतलब कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब उच्च कोटि के परिवार,
वंशानुगत परिवार, जिनका वंश चलता था, तो वो बैठ सकते थे और उनके साथ महिला भी भाग ले सकती थी। लेकिन समिति में आम जनमानस भाग लेते थे, परंतु महिलाओं का प्रवेश नहीं था। आम जनमानस लोग बैठते थे, कोई भी जन सामान्य, हम लोग जैसा गरीब आदमी भी बैठ जाता था उसमें, ठीक है। लेकिन भैया विदर्भ में क्या था, इसमें आम जनमानस भाग लेते थे और कहा जाता है कि महिला भी शायद इसमें भाग लेती थी। तो विदर्भ, तो ये सभा को ऋग्वेदिक काल में कुल 8 बार चर्चा की गई है, समिति का 9 बार चर्चा किया गया है, और विदर्भ का शायद 100 समथिंग बार चर्चा किया गया, ये आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, सभा और समिति को ऋग्वैदिक काल में प्रजापति की पुत्री कहा गया। प्रजापति का नाम कौन है, जो आगे मिलेगा आपको, प्रजापति नाम से भी आपको आगे आएंगे कि प्रजापति की पुत्री किसे कहा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है। तो सभा एवं समिति को प्रजापति का पुत्री कहा गया है। सुनिए बोल, ऋग्वैदिक काल में बाल व्यवस्था का 4 प्रकार था। अब बाल व्यवस्था नहीं, यहां पर बाल व्यवस्था नहीं, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। बाल व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था, बाल व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था। 4 प्रकार के जाति हुआ करते थे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 प्रकार के जाति हुआ करते थे। ब्राह्मण क्या होते थे, ये सर्वश्रेष्ठ होते थे, मंत्र और शास्त्र का ज्ञान था। क्षत्रिय मुख्य रूप से युद्ध प्रवृत्ति के होते थे, क्षत्रिय होते थे, क्षेत्र की रक्षा करते थे। वैश्य मुख्यतः व्यापारी होते थे, व से वैश्य, व से व्यापारी, छ से क्षत्रिय, क्षेत्र की भाषा। ब्राह्मण जो थे संस्कृत वादक, और शूद्र से सेवक होते थे, ठीक है। तो ये 4 ही प्रकार के जाति होते थे। तो हम लोग जो आते हैं, हम लोग मोटा मोटी शूद्र में आते हैं, ठीक है, हम लोग मोटा मोटी शूद्र में आते हैं, क्योंकि हम लोग सेवक हुआ करते थे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझिए, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। हम लोग धीरे धीरे अपने महिलाओं को 4 दीवारियों के अंदर बंद कर दिए, घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं, बाहर जाने के लिए मना करते हैं, मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, चुनाव उनाव हो रहा है, राजनीतिक में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं लीजिए, ज्यादा भाग नहीं लीजिए। लेकिन हम तो कहते हैं भाग लेने दीजिए, ताकि एक समय आए कि देश का राष्ट्रपति महिला हो सकती है, और देश का वित्त मंत्री भी महिला हो सकती है, और देश का मुख्यमंत्री भी महिला हो सकती है। तो ये संभव है, तो महिलाओं को भी राजनीतिक में धीरे धीरे उतारने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो समझते हैं वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखिए, महिलाओं की स्थिति कहा जाता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया कि महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। अब काफी अच्छी का मतलब क्या, मतलब वो भी निर्णय लेने वाले थे, वो भी डिसीजन दे सकते थे किसी को, वो भी हमेशा अधीन नहीं रहते थे, ठीक है। आइए, तो महिला अपना जीवन साथी स्वेच्छानुसार चुन सकती थी। लो भैया, लो, महिला अपना जीवन साथी को स्वेच्छानुसार चुन सकती थी, मतलब लव मैरिज कर सकती थी। ना बाबा ना, प्रकार अलग है, रूप अलग है, विधियां अलग है। विधि ये नहीं कि रास्ता चलते चलते प्यार हो गया, विधि अलग होते थे। 10 होते थे, 20, 10, 15 उनके सामने रखे जाते थे लड़के, योद्धाएं आते थे, और उनमें से कहा जाता था कि आप चूज करिए कि कौन आपको पसंद है। उनमें से महिला जिनको पसंद करती थी, उनके साथ उनका विवाह होता था। तो महिला अपने जीवन साथी को चुन सकती थी, लेकिन पिता के द्वारा जो सीमा होता था, उस सीमा के अंदर रह करके, एक गरिमामय तरीके से। इन्हें की ट्रेन पर चलते चलते प्यार हो गया, गोवर्धन मंदिर में सिंदूर दिए, अब ब्याह हो गया, अब बाद में फिर तलाक हो गया, वैसा काम ना करेंगे ना। तो कहते क्या हुआ, जीवन साथी स्वेच्छानुसार चुन सकते थे। और यहां पर आर्य का कथन था, वैवाहिक अनार्य से नहीं हो सकता था। यही बात ना विभेद पैदा कर दिया, जातिवाद पैदा कर दिया। जो हम लोग अपने जाति से विवाह करते हैं ना, यही वो जड़ है। आर्य ने क्या कहा कि हम विवाह करेंगे अगर, तो एक आर्य से ही करेंगे, अनार्य से नहीं करेंगे। मतलब जो आर्य नहीं है, मुझसे नहीं कर सकते, तो भैया हम लोग शूद्र अगर हैं, तो शूद्र से करेंगे, ब्राह्मण से करेंगे, क्षत्रिय से करेंगे। हम आपको क्यों इज्जत देंगे भैया? स्वाभिमान हर व्यक्ति के अंदर है ना। तो इस प्रकार से यहां पे क्या होता है, आर्य ने एक जातिगत रूप से विवाह में बंधन बांधने को काम किया। अगर उस समय ये चीज रहता, तो आर्य अगर विवाह किसी भी जाति के साथ करते, अगर आर्य क्षत्रिय के साथ विवाह करते, तो क्षत्रिय को सम्मान देते आर्य भी, और क्षत्रिय भी आर्य को सम्मान देते, आर्य भी क्षत्रिय को सम्मान देते। शूद्र से विवाह अगर आर्य करते, तो आर्य भी शूद्र को सम्मान देते, शूद्र भी आर्य को सम्मान देते। तो दोनों ही दूसरे का पूरक हो जाता है। लेकिन यहां पर जो कंट्रोवर्सी पैदा कर दी कि आप
हम विवाह करेंगे तो आर्य से ही करेंगे। लो भैया कर लो ना विवाह, आगे चल करके भविष्य क्या हुआ सो देख ही रहे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता, अब समझने की बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट्स है। वैदिक सभ्यता का स्रोत कैसे पता चला कि वैदिक मेरा कितना पुराना है, कैसे पता चला कि वैदिक कहां से आया है, कैसे पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का ही फोटोकॉपी कह दिया वैदिक सभ्यता, क्या दोनों में कोई खास अंतर है क्या? इन सब चीजों को समझने के लिए आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। आइए समझते हैं। देखिए, सभ्यता का स्रोत जो मिला, वैदिक सभ्यता का स्रोत, ये दो आधार पे, एक मिला हम लोग को क्या साहित्यिक, और दूसरा मिला क्या बाबू पुरातात्विक। पुरातात्विक क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर से मिल गया, पुराना चीज, पुराना तत्व, पुरानी वस्तुएं, उसको पुरातात्विक बोल देते हैं। साहित्यिक किसको बोलते हैं? तो साहित्यिक हम उसको बोलते हैं जो एक लिखित रूप से, प्रामाणिक रूप से हमको कुछ ना कुछ साहित्य के रूप में मिलता है और उसमें अपना वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हो, तो साहित्यिक स्रोत हो जाता है। तो पुरातात्विक कुछ पुराना चीज मिला, साहित्यिक कुछ लिखा हुआ चीज मिला, तो दोनों को मिलाकर के पता चला कि मेरी जो वैदिक सभ्यता थी वो काफी पुरानी थी और हड़प्पा सभ्यता से अलग थी, मेसोपोटामिया सभ्यता से अलग थी, सोथी सभ्यता से अलग थी, चीन की सभ्यता से अलग थी। मतलब मेरा जो वैदिक सभ्यता है वो किसी का अनुसरण नहीं करता है, किसी का कॉपी नहीं करता है, उसकी एक अलग पहचान है। आइए कैसे? अब पुरातात्विक चीज में क्या क्या मिला उसको पढ़ेंगे, साहित्यिक चीज में क्या कौन कौन किताबें मिली, कौन कौन लेखक थे, ये पढ़ेंगे जो अपने पुराने वैदिक के बारे में बताता है। तो देखिए, पुरातात्विक चीज में दो चीज मिला हमको, एक अभिलेख मिला और ये दूसरा अभिलेख मिला। एक अभिलेख मिला बोगासगोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व पहले मिला, जो 1400 ईसा पूर्व पहले मिला। एक कोसाइट अभिलेख मिला जिसका प्रमाणिक विशेष रूप से नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं श्याम रामशरण शर्मा के एंशिएंट हिस्ट्री में, तो यहां पे डाल दिया हमने। तो वो 1600 ईसा पूर्व में मिला। अब क्या क्या मिला था, क्या क्या लिखा था जो पता चला कि उतना पुराना वैदिक है मेरा? तो बोगासगोई अभिलेख में इंद्र देवता, अरुण देवता, वरुण देवता और नासत्य देवता, इन चारों देवताओं का साक्ष्य मिला। जनाब, इसका मतलब देवता मिले, इसका मतलब वेद से जुड़ा हुआ चीज मिल गया, वैदिक मिला। और उसी इंद्र, अरुण, वरुण, नासत्य की चर्चाएं हमारे ऋग्वेद में की गई है, जिससे पता चला कि हमारी जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। 1400 ईसा पूर्व लिखल है तो कितना पुराना होगा, कोई गारंटी है? ये सोचिए। तो एक तो क्या मिला, पुरातात्विक चीज। अभिलेख का मतलब क्या? अभिलेख का मतलब क्या? जो पत्थर पर लिखा हुआ चीज मिला। तो पत्थर पर बोगासगोई एक जगह है, वहां मिला। कोसाइट अभिलेख, इसको कोई विशेष प्रमाणित नहीं है। साहित्यिक चीज में क्या क्या मिल गया आपको, जिससे कि कहते हैं आपका वेद बहुत पुराना है? अरे भैया, तो सबसे पहले तो वेद ही मिल गया, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद मिला, जिससे बहुत पुराना मिला। दूसरा को क्या मिला? उपवेद। उपवेद भी 4 मिल गए, ऋग्वेद की उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद और अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद, धनुर्वेद पढ़े होंगे आप लोग, ये सब कुछ आगे मिलेगा आपको। ये 4 मिल गए। उपनिषद कितने? 108। अरण्यक कितने? 7। अरण्यक मतलब जंगल में जो लिखा गया था वो अरण्यक 7। सांख्य में कितने? 7। और दर्शन में कितने? 7। तो इस तरीके से कुछ कुछ हम लोग को साहित्यिक चीज, लिखा हुआ चीज मिलने लगा कि हमने कह दिया कि भाई मेरा जो वैदिक सभ्यता है वो काफी पुराना है, काफी पुराना है। तो इस प्रकार से अपनी वैदिक सभ्यता का एक स्रोत मिलता है, पुरातात्विक भी और साहित्यिक भी। आइए समझते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं कि बोगासगोई अभिलेख में इंद्र, वरुण और की क्या चर्चाएं थी। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ। सुब्बीलावा एवं मितनी नाम के राजा के बीच में युद्ध हुआ था, जिन्होंने 4 देवताओं को साक्षी मानकर आपस में संधि किए थे। वो 4 देवता इंद्र थे, अरुण थे, वरुण थे और नासत्य थे। मतलब सुब्बीलामा और मितनी राजा के बीच में जब युद्ध हुआ था तो दोनों ने इन दोनों को, इन चारों देवताओं को ना जज मान लिए थे, न्याय करने वाले मान लिए थे, और इनको ही मूर्ति बना करके, साक्षी मान करके दोनों संधि किए थे, आपस में समझौता किए थे। तो ये जो चारों व्यक्ति का चित्र था वो ऐसे ही बना रह गया और वही हम लोग को मिल गया। तो मिल गया, यूरेनियम विधि से पता किए पत्थर के माध्यम से कि कितना पुराना पत्थर है, यूरेनियम विधि से पता चला। तो भैया पता चल गया, मैडम क्यूरी ने खोज किया था यूरेनियम विधि से, और उसमें पता चला कि भाई मेरा तो बहुत पुरानी सभ्यता है।
अब एक काम क्या हुआ कि जब मितनी और सुब्बी लामा लड़े थे ना, तो एक व्यक्ति चलाए थे भारत। जब संधि हुआ तो कहे कि संधि हुआ भाई तो आपस में रहेंगे तो लड़ाई होगा, जब दो भाई एक ही जगह घर में रहेगा तो फिर कुछ के बाद लड़ाई होगा। ऐसा करते ना, तुम अलग कर लो हम अलग कर लेते, दोनों अलग अलग बंटवारा। तो मितनी और सुब्बी लामा भी ने यही कहा कि एक भारत चले जाओ और एक उसके विपरीत ईरान चले जाओ, यूनान चले जाओ। तो दोनों जब अलग अलग प्रदेश में रहोगे तो फिर आपस में लड़ाई नहीं होगा। तो कौन व्यक्ति भारत आए थे और कौन व्यक्ति यूनान गए थे, इसकी जानकारी आपको जाकर के कोसाइट अभिलेख में मिली। कोसाइट अभिलेख क्या कहती है इसको देखिए। सुब्बी लामा मितनी दोनों अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसमें सुब्बी लामा ईरान गए और मितनी माता भारत माता के पास आ गए। मितनी भारत आए और सुब्बी लामा यूनान चले गए। तो ये आपका कोसाइट अभिलेख में लिखा हुआ है। आगे देखिए, समझते हैं। आ गया जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गया। तो अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेद की व्याख्या कैसे होती है, इसको पढ़ते हैं। वेद कितने प्रकार के भैया? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र की व्याख्या। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में जादू टोना। ये चारों के जनाब अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग टोन है, अलग अलग महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वीडियो अगला इंतजार कीजिएगा। तब समझ में आएगा कि ये चारों वेद कितना बेहतरीन अंदाज में आपके सामने हम पढ़ाएंगे। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।